ग्रेविटेशन का हमारे पास सेकंड लेक्चर। ग्रेविटेशन के कल के लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम तक पढ़ा और सुपरपोजिशन थ्योरम के एप्लीकेशन शायद सबसे ज्यादा हमारे पास फोर्स निकालने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करना। और मैं आपको ये बात यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, आप इस बात को दिमाग में रखिएगा। जिस बच्चे का ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत अच्छा निकलेगा उस बच्चे का +2 का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज ही तैयार हो जाएगा, अभी तैयार हो जाएगा, +1 में तैयार हो, और उसको +2 का पहला चैप्टर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर वो ढंग से काम करेगा। खैर, आगे न्यूमेरिकल करने से पहले आज बच्चे में सबसे पहले आपको एक आर्टिकल बता देता हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी आपके पास होगी। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। बिल्कुल सही है, ये यूनिवर्स के अंदर आपको नजर आती है, यूनिवर्सल फोर्स। नंबर 2, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन, इसके बीच में एक्ट करती है बच्चे, एक्ट्स बिटवीन द टू मासेस। ये दो मासेस के बीच में आपके पास क्या करती है, आपके पास एक्ट कर जाती है। नंबर 3, हमारे पास यहाँ पर दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा आपके पास अट्रैक्टिव होती है नेचर। दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा नेचर के अंदर आपके पास अट्रैक्टिव होती है। नंबर 4th पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स, ये हमारे पास एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है। इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है। इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स मतलब ये डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, 1/r²। नंबर 5th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है, दिस फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये फोर्स हमारे पास एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। दिस फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये हमारे पास एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास 6th, दिस फोर्स, ये जो हमारे पास फोर्स है, दिस फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यह हमारे पास एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यह हमारे पास एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अर्थ और सन, इसके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये सन जो है हमारी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाता है, हमारी अर्थ जो है सन के ऊपर फोर्स लगाती है। तो यहाँ पर फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें दिस फोर्स, ये जो हमारे पास यहाँ पर फोर्स है, फॉलोज दी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये फॉलो करता हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर, कल प्रूव भी करवाया था। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हमने कल किया था बच्चे। नेक्स्ट वन हमारे पास 8th प्रॉपर्टी आपके पास, दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये फोर्स आपके पास मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ये बिल्कुल भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। आपके और अर्थ के बीच में एयर है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और ये मीडियम के इंडिपेंडेंट होती है। मीडियम है तो भी उतनी लगेगी, नहीं है तो भी आपके पास उतनी लग जाएगी। नेक्स्ट वन, 9th वन बच्चा हमारे पास आ जाती है, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है, क्योंकि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन दी, जो वर्क डन है बच्चा हमारे पास ये बिल्कुल भी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपका पाथ कैसा था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। 10th वन हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। ये बच्चा हमारे पास वीकेस्ट फोर्स है आपके पास नेचर की।
दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। यह हमारे पास वीकेस्ट फोर्स बन जाती है आपके पास किसकी, नेचर की। यह हमारे पास नेचर की आपके पास क्या बन जाती है, सबसे वीकेस्ट फोर्स बन जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स पेयर्स के अंदर होती है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। मतलब हमारे पास ये फोर्सेस की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हमको समझाती हैं क्या आप ग्रेविटेशनल फोर्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर लिखना है तो हम 2 से 4 चीजें और भी सोच सकते हैं, लेकिन 10 पॉइंट्स बहुत होते हैं, 10 पॉइंट्स बहुत होते हैं टीचर को कन्विंस करने के लिए कि आपको, जैसे आप ये भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, दिस फोर्स, ये जो फोर्स है हमारे पास, फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये फॉलो करती है बच्चे हमारे पास क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, किसी भी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, किसी भी एक जगह पे अगर हमारे पास, अगर किसी भी एक जगह पे मैं फोर्स निकालना चाहता हूं तो वो फोर्स सारी फोर्सेस का आपके पास क्या हो जाता है, वेक्टर सम होता है। वो सारी फोर्सेस का हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे, वेक्टर सम हो जाता है। और ये जो वेक्टर सम है हमारे पास, एक एक करके बच्चे हमारे पास हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एक एक करके हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कल मैंने बताया था कि अगर दो मासेस के बीच की फोर्स को देखा जाए तो वो तीसरे मास से इंडिपेंडेंट होती है। वो प्रेजेंट है तो भी बच्चे उतनी लगेगी, नहीं प्रेजेंट है तीसरा मास तो भी उतनी लगेगी। ये 11 पॉइंट्स है, 11 के 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। अगर आप लिखने में आओ तो और 5-6 चीजें आप उठा के लिख दोगे, लेकिन मेरे को लगता है 10 पॉइंट ही काफी है। टीचर आपको हो सकता है 1 2 3 नंबर के अंदर पूछे, अगर आपके पास टाइम हो तो आप 10-11 पॉइंट लिख के बच्चे पूरे नंबर झटक सकते हो। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए अब चलते हैं हम। हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश जो बोलो। मैंने फोटो भेजी थी कौन सी उसकी थी? इसकी सर मैंने आपको कल एक सुबह फोटो भेजी थी ना। मेरे को बच्चे याद नहीं है, बताओ। सर आपने मुझे बोला भी था हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर ये। अच्छा ठीक है, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, हाँ बताओ बताओ पूछो। सर वो मतलब सर इसका बता दो सर, वो मतलब हमारा ये वाला जो आज हम करेंगे वो है ना सर ये। हाँ बेटा, कोई इतना टेंशन क्यों, इतनी टेंशन में क्यों हो रखा है तुमको, हो जाएगा, ओके सर। अच्छे से ओके हो सर। जाएगा। वो तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जैसे, हाँ वो तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, वो तो होना ही है ना। वो तो आपके पास ग्रेविटेशन का एक एसेंस है, अगर आप फोटो नहीं भी खींच के भेजते तो भी बच्चे वो टॉपिक हो जाता है ना। ओके सर। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर अब आगे की तरफ अगर हम समझने की कोशिश करें, जो हम आगे की तरफ को चलते हैं, यहाँ पर अब हम एप्लीकेशन ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, ये वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीजें मुझे नहीं आती हैं तो मैं इसमें फंस जाऊंगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। टीचर हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये मेरे पास y एक्सेस है और हमारे पास यहाँ पर ये y एक्सेस के साथ साथ आपके पास यहाँ पर x एक्सेस है और हमारे पास यहाँ पर कुछ मासेस प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर एक मास यहाँ पर आ गया, एक मास आपके पास यहाँ पर आ गया बच्चे, ये मास आ गया, और एक मास आपके पास यहाँ कहीं पर आ गया। इन मासेस के बीच में हमारे पास कुछ डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस आ गया, सपोज कि ये डिस्टेंस ए आ गया, ये डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया, ये ए, ये मास m kg है, ये मास मेरे पास 2m kg है और ये मास मेरे पास m kg है और ये एंगल मेरे पास थीटा के बराबर है। क्वेश्चन क्या, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन टू। मुझे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे निकालनी है, बताओ शाबाश। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे निकालनी है, शाबाश बताओ बच्चे, हमारे पास 2m के ऊपर निकालनी है। अच्छा अब देखो करना कैसे, क्योंकि ये 2m के ऊपर निकालनी है तो ये जो मास होगा ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा
और आपने सारी फोर्सेस इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे निकालनी। कैसे? इस 2m को ये m मास क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, जरा बताओ बच्चे मुझे, शाबाश। ये हमारे पास इसको अट्रैक्ट करेगा। लेट दिस फोर्स बी इक्वल टू F, क्योंकि हम 2m पे फोर्स निकालना चाहते हैं। अगेन श्योर है, ध्यान रखना, क्योंकि कल आपने इसमें गलती की थी। ऑन पे एक्सर्टेड ऑन, यानी कि व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2m। तो 2m के ऊपर जितने भी मासेस हैं वो 2m के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो हमको देखना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये। अब इस F1 फोर्स को अगर तुम कैलकुलेट करने जाओगे तो किसके बराबर होगा, शाबाश सब बोलो, G इंटू एम इंटू 2m डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। हाँ या ना, ये हमारे पास आ गया। ये मेरे पास यहाँ पर पहली सिचुएशन आ गई, और यहाँ पर मेरे पास इसके क्या बन जाएंगे बच्चे, आपके पास दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। बताओ दो कंपोनेंट्स कौन कौन से बन जाएंगे। एक मेरे पास F1 साइन ऑफ थीटा, ऊपर की तरफ बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा, शाबाश बता दो, शाबाश बता दो। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, F1 cos ऑफ थीटा। कंपोनेंट्स बनाने आने चाहिए ना बच्चे हमारे पास, यही तो हमने सीखा। अब इसका एक कंपोनेंट नेगेटिव का है और y वाला पॉजिटिव का है। अब यही 2m मास को दूसरा m मास अपनी डायरेक्शन में क्या कर रहा है बच्चे, बताओ जरा। ये भी अपनी डायरेक्शन के अंदर अट्रैक्ट करेगा भाई, लेकिन ये फोर्स मेरे पास F2 है, और क्या F2 फोर्स को कैलकुलेट करने जाए तो सेम आएगी जी। इसका न्यूमरेटर तो आपके पास सेम आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में नीचे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। क्या F2 फोर्स के कंपोनेंट बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस की तरफ है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब मुझे नेट फोर्स निकालनी है। अब बताओ नेट फोर्स कैसे निकाली जाएगी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पर F1 के मेरे पास दो कंपोनेंट है, माइनस ऑफ F1 साइन ऑफ थीटा, g इंटू 2m स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर इंटू साइन थीटा, आपके पास क्या आ गया, आई क्या। और दूसरी तरफ प्लस ऑफ g इंटू 2 इंटू एम स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर कॉस थीटा j कैप, ये आ जाएगा। मेरे पास F2 की वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज g इंटू 2m स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर आई कैप। इसके कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे, और नेट फोर्स के लिए इनको मैं आपस में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब आपके पास क्या निकल कर आएगा, इसका मतलब F1 प्लस ऑफ F2 आई कैप और आई कैप। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा G इंटू 2m स्क्वेयर, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। सब में से कॉमन भी निकाल सकते हो, नहीं तो एक एक करके भी कॉमन निकाल सकते हो। और पहला है 1 अपॉन बी स्क्वेयर माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा अपॉन ए स्क्वेयर, इसके साथ मेरे पास आई कैप आ जाएगा, एंड प्लस ऑफ आपके पास y एक्सिस के लिए कितना आ जाएगा, g इंटू 2m स्क्वेयर, और यहाँ पर cos थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास a स्क्वेयर इंटू आपके पास g के, और ये हमारे पास इस पे नेट फोर्स की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर किसी किस्म का कोई रट्टा नहीं चल सकता, रट्टा सिर्फ एक चीज का चल सकता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। रट्टा सिर्फ एक चीज का चल सकता है कि जो फोर्स होती है बच्चे वो हमारे पास क्या हो जाती है, जी m1 m2 अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, r का स्क्वायर। इस वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कह सकते हो, अदरवाइज फिर मुझे आगे चलना पड़ेगा, और आगे चल के फिर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। शाबाश, बोलो सर। एक चीज पूछनी है सर, कि जो एरो है सर, जैसे आपने ब्लू वाला एरो बनाया है जो हमारे 2m से m तक है, जिसकी उसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब तो सर यही हुआ ना कि जो 2m है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स m पर लगा रहा है। नहीं बच्चे, गलत बात कर रहे हो बच्चे आप। अगर 2m m के ऊपर लगा रहा है तो फिर इसका मतलब आप m को स्टडी कर रहे हो कि 2m को स्टडी कर रहे हो। अगर कोई पर्सन बोलता है व्हाट इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, तो आप अर्थ के ऊपर सबकी ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे या अर्थ की वजह से किसी और के ऊपर निकालोगे। अगर आप दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हो तो आप दुकानदार को सामान दे के आते हो कि दुकानदार से खरीद के आते हो,
दुकानदार से खरीद तो के फिर आते हैं। बच्चे ये बोल रहे हैं नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2m। ये जो 2m है इस पे निकालनी है, इस पर निकालनी है, इस पर निकालनी है। ऑन, देखो कल भी आप इसमें फंसे थे, ऑन 2m। तो 2m के आसपास जितने मासेस हैं वो 2m पे फोर्स लगाएंगे और हमने यही फोर्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मेरी बात को अभी भी नहीं फॉलो कर पाए। अगर 2m की वजह से आप m पे निकालोगे, 2m की वजह से इस m पे निकालोगे, फिर फोर्स किस पे निकाल रहे हो आप? बताओ। आप 2m की वजह से आप 2m व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2m निकाल रहे हो कि एक्सर्टेड ऑन 2m निकाल रहे हो? बताओ शाबाश। आप बाई निकाल रहे हो कि ऑन निकाल रहे हो? शाबाश बोलो। आप सर बाई ऑन निकाल रहे हो कि ऑन निकाल रहे हो? बोलो शाबाश। हाँ, ऑन टू। तो फिर ऑन है तो इसके ऊपर निकालेंगे ना बच्चे हम। मेरी बात कर क्योंकि सकते हैं बाकियों के पर्सपेक्टिव से, क्या बेटा? बाकी मास के पर्सपेक्टिव से हम इस पे देखेंगे। हाँ, बाकी मासेस जो होते हैं वो इस 2m मास को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। हम देख रहे हैं, अच्छा तूने भी इतनी फोर्स लगाई, तूने भी इतनी फोर्स लगाई, और जितनी फोर्सेस हमारे पास आएगी हम उनका क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे। देख कैसे, मैं समझाता हूँ। फिर एक क्वेश्चन देख, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखना ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे यहाँ पर मास आ गया m kg का, यहाँ पर बच्चे हमारे पास मास आ गया अगेन m kg का, यहाँ पर मास मेरे पास आ गया m kg का। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड मेरे पास l l और l है। ये मेरे पास इसकी वर्टिसेस आ गई a b और c। और मुझे अब क्या करना है बच्चे, फाइंड द नेट फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी, कहां पर, फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स on the mass kept at vertices A. Mass m kg, mass m kg kept at vertices, kept at the vertices of बच्चे vertices आपके पास A। जो ए पे रखा हुआ उसके ऊपर देखो, ऑन वर्ड किसके ऊपर आ रहा है, ए पे। तो अब ए के आसपास कितने मासेस हैं, एक बी पे है एक सी पे है। तो इस मास को ये बी वाला मास अपनी डायरेक्शन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट कर जाएगा। ये दूसरा मास भी इसको अपनी डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितने के बराबर है, जरा बता दो। इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितने के बराबर है हमारे पास, 60 डिग्री। और अब ये फोर्स अगर F1 है, ये फोर्स अगर मेरे पास F2 है, तो अब बताओ कि नेट फोर्स कितने के बराबर आ जाएगी, बताओ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, बताओ शाबाश। तो आपके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से नेट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 इंटू F1 F2 इंटू कॉस ऑफ 60। ये काम करना, ये सिंपल सा काम करना। और यहां पर अब मेरे पास F1 की वैल्यू किसके बराबर है, जी एम स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर। F2 की वैल्यू किसके बराबर है, ये भी जी एम स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर है, दोनों बराबर है। और इस वजह से नेट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ, मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वेयर एम फोर अपॉन एल की पावर 4 प्लस ऑफ जी स्क्वेयर एम की पावर 4 अपॉन एल की पावर 4 प्लस ऑफ 2 इंटू जी स्क्वेयर एम की पावर 4 अपॉन एल की पावर 4 इंटू कॉस ऑफ 60। कॉस 60 कितना हो जाता है, हाफ। तो अंदर 3 टर्म्स बच जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू जी स्क्वेयर एम 4 अपॉन एल की पावर 4। इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, जी बाहर आ जाएगा, एम स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, एल स्क्वेयर आपके पास यहाँ पर, आपके पास एल स्क्वेयर यहाँ पर बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। और यह बच्चा हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो नेट फोर्स आपके पास किसके बराबर आ गई, शाबाश बताओ, अंडर रूट ऑफ 3 जी एम स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर। और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, किसी बच्चे को डाउट? और जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, जरा बताओ। जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी वो हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी।
जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो हमारे पास इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये हमारे पास इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, आपके पास आर आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, आपके पास आर के बराबर आ जाएगी। जी क्लियर है वाली चीज बच्चे आपको, क्लियर है वाली चीज बच्चे आपको, हाँ है ना बेटा? यस सर। चलो यस सर। अब कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, जैसे अब धीरे धीरे चीजें हमारे पास ओपन अप होने लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे पास अगर टीचर बोलता है कि सेंटर पे एक मास है कैपिटल एम के जी का, और हमारे पास यहाँ पर आर रेडियस के ऊपर एक दूसरा मास है स्मॉल एम के जी का, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चे, आपके पास इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वेयर। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अब गोल कौन सा मास घूम रहा है, स्मॉल m के जी का, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो किसकी तरह काम करेगी, नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिहेव लाइक, ये बच्चा हमारे पास बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स, यह हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये हम पहले चैप्टर्स में कर चुके हैं कि हमारे पास कोई भी अनबैलेंस फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये मास गोल घूम रहा है, और सपोज कि ये v मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। तो मास से मास चला जाएगा, एक आर से एक आर, देयरफॉर इसकी वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर। तो इसकी वेलोसिटी बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर। ये हमारे पास यहाँ पर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर। ये बड़ा आसान है, या फिर टीचर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वी, और दिस विल बी 2 पाई आर, आर आपके पास एज इट इज रहने दीजिए, और वेलोसिटी कितने के बराबर है, अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पाई, आपके पास आर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसकी पावर 1 प्लस ऑफ हाफ हो जाएगी, और नीचे अंडर रूट ऑफ जी इंटू एम। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई आर की पावर 3/2, और नीचे अंडर रूट ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, जी। ये एडिशनल प्रॉब्लम है कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। सर बोलो सर, ये टी से फिर से रिपीट करना। टाइम आपके पास क्या होगा, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन का मतलब आपके पास एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड। हमारे पास अगर ये मास एक पूरा चक्कर लगाता है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का ये मास जो स्मॉल एम है ये चक्कर लगाएगा, और कितने वेलोसिटी से लगा रहा है हमारे पास, बता दो, बताओ शाबाश, v मीटर पर सेकंड। तो v मीटर पर सेकंड से ये चक्कर लगा रहा है, तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं पहले सेंट्रीपिटल फोर्स से, वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा। नहीं लगा पता बच्चे, पाठ लग गया पता? यस सर। चलो अब इसी के ऊपर हमारे पास एक और टिपिकल क्वेश्चन आता है, और वो टिपिकल क्वेश्चन आता है टू इक्वल मासेस का, टू इक्वल मासेस का। यहाँ पर अब थोड़ा सा चीजों के अंदर चेंज आना शुरू होता है। हमारे पास अब अगर दो इक्वल मासेस हैं तो दोनों सर्कल में मूव करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पर दो इक्वल मासेस हैं तो दोनों सर्कल के अंदर आपके पास मूव करेंगे, और यहाँ पर इन दोनों को जिस सर्कल में मूव करवाया जा रहा है उसका सेंटर O और रेडियस R, और ये मास हमारे पास v मीटर पर सेकंड से आपके पास मूव कर रही है। ये v मीटर पर सेकंड से हमारे पास यहाँ पर क्या कर रही है, मूव कर,
टीचर बोलता है पीछे केस के अंदर ये वाला मास फिक्स था और सिर्फ दूसरा मास मूव कर रहा था, यहाँ पर दोनों मासेस मूव करेंगे, तो अब टीचर बोलता है कि भाई आप इसको एनालाइज करके बताओ। यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर होगी, G इंटू एम स्क्वेयर, और अब बच्चा गलती करता है नीचे आर स्क्वेयर। यहाँ पर इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वेयर नहीं है, क्या है हमारे पास, शाबाश बता दो, 2r का स्क्वायर। इस वजह से gm का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा बच्चे, शाबाश बता दो, 4r का स्क्वायर। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमारे पास है gm स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर, और ये मेरे पास यहाँ पर नंबर 1 आ गया। यहाँ पर 4r क्यों आया, क्योंकि इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस 2r है। यहाँ पर अकेला r क्यों हुआ है, क्योंकि ये मास सेंटर पे था, ये सरकमफ्रेंस पे था, तो डिस्टेंस r है। ये दोनों मासेस सरकमफ्रेंस पे है, तो डिस्टेंस 2r का। एंड देयरफॉर, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, gm का स्क्वायर अपॉन 4r का स्क्वायर, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, r। ये बच्चा हमारे पास एक r से ये r आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, ये मास से आपके पास ये मास भी कैंसिल हो जाएगा। एंड देयरफॉर आपके पास कितना आ जाएगा, g स्मॉल m अपॉन बच्चे 4 इंटू r, एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, v स्क्वायर। एंड देयरफॉर v इज इक्वल टू, अब आपके पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन 4 इंटू r। ये क्वेश्चन अगर आप बोले बच्चे तो आपके पास नीट के अंदर और जेई के अंदर 2 से 3 बारी पूछा जा चुका है, इसी तरीके का क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर बच्चा फंसता किस सेंस के अंदर है, बच्चा इसमें फंसता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स में gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लेता है, लेकिन एक्चुअल में नीचे क्या आएगा, 2r का स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2, एंड अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर टाइम पीरियड निकालना है तो फिर पाथ वही चीज है, 2 पाई r अपॉन v, क्योंकि सरकमफ्रेंस तो 2 पाई r का, तो उससे आप टाइम पीरियड को निकाल सकते हो। नाउ दिस क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रीवियस वन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस वन से, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पर 2 इक्वल मासेस हैं जो कि ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास एक सिंगल मास है जो कि ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, दूसरा मास फिक्स। नेक्स्ट वन हमारे पास, नेक्स्ट वन सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर नेक्स्ट वन हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, और कॉन्सेप्ट आता है बच्चा हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ द नल पॉइंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नल पॉइंट क्या है, ये कॉन्सेप्ट नल पॉइंट। नल पॉइंट इज द लोकेशन, नल पॉइंट मेरे पास एक ऐसी लोकेशन है वेयर, जहां पर वेयर द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, नल पॉइंट। तो हमारे पास नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स इक्वल टू 0। अब बताओ कि अब अपने दिमाग से काम करो, नेट फोर्स 0 कब हो सकती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अंदर। यह हमारे पास तब आपके पास 0 होती है जब 2 फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, वी हैव, यहाँ पर मेरे पास क्या है, वी हैव द 2 masses, मेरे पास यहाँ पर 2 masses ऑफ आपके पास 16 kg एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली, 16 kg एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास यहाँ पर 16 और 4 kg के 2 masses हैं, लोकेटेड, इनको लोकेट किया गया बच्चे एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इनको 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लोकेट किया गया। वेयर शुड कहां पर बच्चे हम, अ थर्ड मास कहां पर बच्चे हम तीसरे मास को रखें, थर्ड मास ऑफ वैल्यू, वेयर शुड अ थर्ड मास ऑफ वैल्यू 1 kg be kept, 1 kg be kept where it experience 0 force,
जहां पर ये एक्सपीरियंस करेगा आपके पास जीरो फोर्स, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक है, आंसर सॉल्यूशन। मेरे पास यहाँ पर दो मासेस हैं, ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास दो मासेस हैं। मेरे पास एक मास है 16 केजी का और दूसरा मास मेरे पास है 4 केजी का। मेरे पास यहाँ पर एक मास आ गया 16 केजी का और दूसरा मास मेरे पास यहाँ पर कितने का आ गया, शाबाश बता दो, 4 केजी का। और इनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितने के बराबर है, इनके बीच का डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर है आपके पास 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, वेयर शुड अ थर्ड मास ऑफ वैल्यू 1 केजी बी केप्ट। इन दोनों के बीच में आप यहाँ पर 1 केजी का मास कहाँ पे रखें कि वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे। अब ध्यान से समझिए, इन दोनों में से जो छोटा मास होगा 4 केजी और 16 केजी, और आपके पास 4 केजी जो छोटा मास है, जो पॉइंट है, जो तीसरा मास है, आप 4 केजी के पास रखोगे। पहला पॉइंट ये याद रखना, यहाँ पर 1 केजी जो होगा ये 4 केजी के पास लोकेटेड होगा, इस बात का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 1, अगर 1 केजी 4 केजी से x डिस्टेंस दूर है तो बताओ ये 1 केजी 16 केजी से कितनी दूर हो जाएगा आपके पास, तो आंसर आ जाएगा 30 माइनस ऑफ x, ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब बताओ, क्योंकि आपके पास 1 केजी, क्योंकि वेयर इट एक्सपीरियंस, इट का मतलब आपके पास कौन सा मास है, 1 केजी। 1 केजी को 4 केजी अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, यस और नो, बिल्कुल खींचेगा। हमारे पास है यहाँ पर 16 केजी 1 केजी को अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल और क्या हो जाएं, शाबाश बताओ, अगर ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाए बच्चे, शाबाश बताओ, इक्वल और ऑपोजिट, ये फोर्स मेरे पास F1 आ गई, ये फोर्स मेरे पास F2 आ गई, दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 180। अगर मेरे पास F1 और F2 इक्वल और क्या हो जाए बच्चे, शाबाश बता दो, ऑपोजिट। अगर ये इक्वल और ऑपोजिट हो जाएगी तो नेट फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो, यही तो निकालना। F1 फोर्स, F1 फोर्स 4 केजी और 1 केजी के बीच में, तो G मल्टीप्लाइड बाय 4 केजी मल्टीप्लाइड बाय 1 केजी अपॉन x का स्क्वायर। नेक्स्ट वन, हमारे पास 16 और 1 केजी, तो G इंटू 16 इंटू 1 केजी डिवाइडेड बाई 30 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पर G से G कैंसल, 1 से 1 कैंसल, 4 इंटू 4 आपके पास कितना हो जाता है, 16 आ जाता है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 30 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों साइड्स का रूट ले लीजिए, तो रूट अगर हम ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 30 माइनस ऑफ एक्स, और वी कैन राइट डाउन 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, और या फिर मेरे पास 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x, और x इज इक्वल टू, 2 मिनट रुक जाए, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो सर, जो F2 है वो तो सर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी, तो हमने नेगेटिव क्यों नहीं लिया। बेटा, अगर आप नेगेटिव लेते हो F1 माइनस F2 तभी तो जीरो होगा ना, और F1 इज इक्वल टू F2 तभी तो होगा ना, क्योंकि आपको नेट फोर्स क्या करनी है, जीरो करनी है, हाँ है ना। ओके मेरी सर। बात समझ रहे हो, अगर आप इसको नेगेटिव लोगे तभी तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा, जीरो, और अगर जीरो है तभी ये यहाँ पर जाकर क्या बन जाएगा, जीरो के दूसरी डायरेक्शन में जाके पॉजिटिव बन जाएगा, हाँ या ना। यस सर। लगी बात पता कि नहीं लगी बात पता, हाँ या ना। यस सर, यस सर। ठीक है, तभी तो बच्चों वो जीरो हो पाएगी, जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव है, तभी तो वो जीरो हो पाएगी। तो आपके पास आंसर कितने के बराबर आ गया, 10 सेंटीमीटर। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आंसर किसके बराबर आ गया, 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पर मास आ गया 16 केजी का, और यहाँ पर मेरे पास मास आ गया 4 केजी का, और इनके बीच का डिस्टेंस मेरे पास कितने के बराबर है, 30 सेंटीमीटर। पहली बात, नल पॉइंट 4 केजी के पास लाई करेगा, और ये डिस्टेंस है x।
ये x डिस्टेंस निकालने का एक तरीका है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप एक लाइन खींचिए, ऊपर 30 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर बच्चा हमारे पास रूट आ जाएगा, और फिर बच्चा हमारे पास हम डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हैं, 4 kg, तो 4 kg डिनोमिनेटर में, 16 ऊपर, ब्रैकेट क्लोज करो और +1, और ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, आपके पास ये कैंसिल होके 4 का रूट 2, 2 + 1 2 + 1 3, तो आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, 10 सेंटीमीटर। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चे, ले रहे वाली चीज, ये बड़ी पीछे करना। कर लिए नोट। सर 1 मिनट, सर नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे आपने +1 लिखा है वो मास है। एक मिनट पहले वहां पे खत्म कर दें बच्चे। सर इसमें आपने जो स्क्वायर को कॉमन कर लिया सर। हाँ बेटा बोलो, शाबाश। फिर आपने इस वाले साइड में जहाँ पर आपने 1/x² = 4/30 - x का जो स्क्वायर है, आपने उसमें स्क्वायर को हटा दिए। हाँ, स्क्वायर रूट ले लिया ना बच्चे हमने दोनों साइड्स का। ओके सर ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। हाँ जी बच्चे, नहीं बेटा ये 1 बच्चा हमारे पास फैक्टर है, ये 1 हमारे पास क्या है, फैक्टर है बच्चे। दिस इज नॉट द मास, ये बच्चा आपके पास नॉट मास बच्चे, ये मास Okay, नहीं है, ये हमेशा बच्चा आपके पास एज इट इज ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है, वी हैव, यहाँ पर मेरे पास आ जाता है वी हैव 2 masses, मेरे पास यहाँ पर 2 masses ऑफ, आपके पास यहाँ पर जिसको हम बच्चे बोल सकते हैं ऑफ, हमारे पास यहाँ पर 27 kg एंड 3 kg, 27 and 3 kg प्लेस्ड, जिनको बच्चे हमने यहाँ पर प्लेस्ड किया हुआ है एट डिस्टेंस ऑफ, at the distance of 16 centimeter. Where should a mass of, where should the mass of आपके पास 6 kg be kept where it should, it का मतलब 6 kg, where it will experience zero force, it will experience zero force, यह हमारे पास जीरो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सॉल्यूशन ध्यान से समझते, यहाँ पर बच्चे ये जीरो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इसको बच्चे हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास आ गया 27 kg, ये मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई आपके पास 3 kg, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई 16 सेंटीमीटर, यह हमारे पास यहाँ पर 16 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। 6 kg के मास को कहाँ पे रखोगे आप, 3 kg के पास रखोगे, और हमारे पास यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस x है तो बाकी का डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 माइनस ऑफ x आ जाएगा। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर अगर 6 kg का मास है तो सबसे पहले ये 6 kg को ये 3 kg अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा F1, और 6 kg को 27 अपनी डायरेक्शन में आपके अट्रैक्ट करेगा F2। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए F1 शुड बी इक्वल टू F2। तो G इंटू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, G इंटू आपके पास 6 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 16 माइनस x का स्क्वायर। तो G6 और G6 कैंसिल, 3 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9। अगर मैं दोनों साइड्स का रूट ले लेता हूँ, अगर मैं दोनों साइड्स का रूट ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/x, 3 डिवाइडेड बाई 16 माइनस x, और मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 माइनस x is equal to 3x और 16 is equal to 4x,
और x इज इक्वल टू मेरे पास कितने के बराबर आ जाता है 4 सेंटीमीटर। और मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ गई 4 सेंटीमीटर। या फिर मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है। मुझे अगर x निकालना है तो ये लाइन खींची, ऊपर बच्चे हमारे पास 16 आ गया, यहाँ पर मेरे पास रूट आ गया, और हमारे पास यहाँ पर लाइन खींच दिया आपने। 3 kg से मास डिस्टेंस निकालना है, 3 नीचे और 27 ऊपर, रूट के आगे यहाँ पर आपने ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पर फैक्टर के तौर पे मेरे पास क्या आ जाएगा +1। तो वो +1 क्या था बेटा हमारे पास फैक्टर था। ये +1 हमारे पास फैक्टर था, ये कैंसिल होके 9 आ जाएगा। 9 का रूट आपके पास 3 हो जाता है। 3 + 1 कितना होता है 4। तो आपके पास आंसर कितने के बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक, आपके पास पूरा एक्सटेंडेड मेथड है जहां पर आप सारी फोर्सेस को इक्वेट करके नेट जीरो निकालते हो, या फिर आपके पास एक शॉर्टकट मेथड भी है जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर तो सेम आएगा लेकिन टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम लगेगा। और मैंने आपको बार बार बोला है शॉर्टकट को देख के खुश नहीं होना, क्योंकि शॉर्टकट के अंदर बल्कि ज्यादा कंफ्यूजन होती है। क्योंकि बच्चा 3 के समझ ही नहीं पाएगा कि x जो है वो 3 kg से ले रहे हैं इसलिए मैं 3 kg निकाल रहा हूँ। बच्चा रूट को 1 पे भी ले जाएगा, रूट जो है बच्चे 1 पे जाता ही नहीं, बच्चा +1 की जगह -1 कर देगा, गलत हो जाएगा। डिस्टेंस निकालना है 3 kg से और बच्चे वो नीचे 27 लिख रहा है, 3 ऊपर, मतलब कि बहुत गलतियां करता है बच्चा। जहां पर बच्चा को लगता है कि ये तो मैंने रैंडमली कर दिया, वो फोकस नहीं कर पाता है कि मैं 3 को नीचे क्यों ले रहा हूँ। 3 को मैं नीचे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस मुझे 3 kg से निकालना है, इसलिए बच्चा हमारे पास 3 नीचे आया, 27 ऊपर आएगा, इन दोनों पे रूट आएगा, ब्रैकेट लगेगी और +1 आएगा, और ऊपर इनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस है आपके पास उसकी वैल्यू आएगी। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज, यह हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है जो कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो सर। वैसे हम जो थर्ड मास होता है वो हम ज्यादा नहीं उसके पास ही रहते हैं ना सर, जिसका मास थोड़ा हो। बिल्कुल, क्योंकि छोटे मास के पास जाओगे तभी तो वो उस फोर्स को कंपनसेट कर पाएगा जो कि बड़ा मास लगा है। छोटा मास जो है उसके पास रहेगा तो वो कंपनसेट कर पाएगा कि भाई मैं तेरे जितनी फोर्स तो लगा नहीं सकता हूँ, इसलिए मास को मैं अपने पास रख लेता हूँ जिसकी वजह से मैं उतनी फोर्स को लगा सकूं। ठीक है, वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए वो तीसरे मास को अपने पास रखने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, कंपनसेट करना है ना कहीं बच्चे आपके पास, हाँ या ना? यस सर। है ना? चलो, सो हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज भी आ गई नल पॉइंट। अब हमारे पास यहाँ पर सुपर पोजिशन थ्योरम के मैक्सिमम बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट ओके, तो बच्चे आज हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे शुरू करते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, द ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास इंटेंसिटी समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास, इसको भी बच्चे हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी। एक बड़ी सिंपल सी बात है हमारे पास, अगर आप किसी मास के पास किसी दूसरे मास को रखते हो तो हमारे पास ये मास इस मास को क्या करता है अट्रैक्ट करता है, फोर्स लगाता है, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। और हम ये बोल देते हैं कि हमारे पास ये जो छोटा मास है ये बड़े मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा गया तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड हमारे पास, द फोर्स एक्सपीरियंस जो हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस होती है बाय पर यूनिट मास, बाय पर यूनिट मास, by per unit mass in presence of, in the presence of bigger mass, in the presence of bigger mass, in the presence of the bigger mass, in the presence of the bigger mass,
is equal to gravitational field intensity. The gravitational field intensity at that point. The gravitational field intensity of bigger mass. Gravitational field intensity of bigger mass at that point. Of bigger mass at that point. Bigger mass at that point. At that point. मैं समझाता हूं कैसे. फोकस करना. ये आपको शायद से स्कूल के अंदर टीचर ना ही पूछे और ये कंपटीशन के अंदर भी नहीं पूछा जाता क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास प्लस 2 के. ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मास है और हमारे पास इसके सामने हम एक छोटे से मास को लेके आते हैं. छोटे सा मास है ये हमारे पास, जैसे सन और हमारे पास अर्थ है. इनके बीच में हमारे पास कोई ना कोई एक डिस्टेंस भी है, वेट डिस्टेंस भी. अब बताओ क्या हो जाएगा. हमारे पास ये जो बड़ा मास है ये छोटे मास को क्या करेगा, बताओ शाबाश बच्चे. ये छोटे मास को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ये हम बड़े मास की बात करें. ये मास अगर मेरे पास कैपिटल M kg है और ये मास मेरे पास स्मॉल m kg है और हमारे पास यहाँ पर P पॉइंट पर ये मास को रखा गया. ये छोटे मास को बड़ा मास अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है, फोर्स F लगा रहा है. अगर मैं ये फोर्स, अगर इनके बीच का ये डिस्टेंस r के बराबर है, सपोज कि ये डिस्टेंस मेरे पास r के बराबर है, ये डिस्टेंस मेरे पास r के बराबर है. बताओ व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कोई बच्चा बता सकता. तो हम बोलेंगे जी G है आपके पास कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये मेरे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है. आप भी एग्री कर जाओगे ना. अब देखना बच्चे, द फील्ड ड्यू टू कैपिटल M, द फील्ड ड्यू टू आपके पास कैपिटल M, द फील्ड ड्यू टू कैपिटल M kg, द फील्ड ड्यू टू बच्चे हमारे पास यहाँ पर कैपिटल M kg, द फील्ड ड्यू टू कैपिटल M kg एट पॉइंट P, एट द पॉइंट P. इस P पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या फील्ड होगी, कैपिटल M kg की वजह से. ध्यान से समझना. अब जो फोर्स आपके पास एक्सपीरियंस पर यूनिट मास, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय स्मॉल मास m, जिस मास को आपने P पॉइंट पे रखा, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नाउ ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, G कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी. किसकी बच्चे, कैपिटल M मास की. कहां पर बच्चे, P पॉइंट पर. तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात होगी. मुझे किसी भी मास की अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर निकालनी है तो मेरे पास एक तो वो मास के बारे में पता होना चाहिए, किसकी निकालनी और कहाँ निकालनी. क्योंकि कहाँ निकालनी है तो उस तक का डिस्टेंस पता लग जाएगा. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी Gm अपॉन आपके पास r स्क्वायर आ जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, इट विल बी Gm अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, आपके पास r स्क्वायर. और बड़े आराम से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे. तो हमारे पास अब आ जाती है इसकी डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन बच्चे हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन में होगी. इसकी आपके पास डायरेक्शन फोर्स की ही डायरेक्शन में होगी. और नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ. इसकी डायरेक्शन बच्चे हमारे पास क्या होगी, टुवर्ड्स बिगर मास. इसकी डायरेक्शन हमारे पास कहां पर होगी, टुवर्ड्स बिगर मास. जो हमारे पास बिगर मास है यह हमारे पास उसी की डायरेक्शन के अंदर. जो हमारे पास यहाँ पर बिगर मास है यह हमारे पास उसी की डायरेक्शन के अंदर होगी. यह हमारे पास बिगर मास की ही डायरेक्शन में होगी. इस बात का ध्यान रखना. जहां पर बड़ा मास है जो सोर्स, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, Gm अपॉन r स्क्वायर. यूनिट्स हमारे पास इसकी यूनिट्स क्या है, क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट मास है तो हमारे पास न्यूटन पर केजी. इसकी वैल्यू बच्चे डायमेंशंस के अंदर हमारे पास क्या है, m आपके पास LT माइनस ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय मेरे पास यहाँ पर मास आ गया m. तो बताओ इसकी डायमेंशंस किसके बराबर आ जाएंगी, LT माइनस ऑफ 2. और ध्यान रखना बच्चे ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. मैं आपको बताता हूँ कितना आसान है. देखो अभी 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा कैसे. देखिए
सपोज कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर 6 kg का मास है और टीचर मुझे बोलता है इस P पॉइंट के ऊपर, P हो सकता है, P नहीं है तो बच्चे A ले लो, कोई बात नहीं, कोई भी लेटर हो सकता है इंग्लिश का। हमारे पास ये 6 kg की वजह से आपको A पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है 2 मीटर का। और टीचर मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहां पर निकालनी है बच्चे, एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए ड्यू टू 6 kg, ड्यू टू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 kg। अब बताओ कैसे निकालूंगा, बड़ा सिंपल सा इसका सॉल्यूशन। इसके अंदर से आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, किसकी वजह से निकालनी, 6 kg की। कहां पर निकालनी है, ए की, दोनों के बीच का लोकेशन 2 मीटर। तो हमारे पास G मल्टीप्लाइड बाई M डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, 6.6 इंटू 10⁻⁻11, मास है 6 kg का और डिस्टेंस मतलब 2 का स्क्वायर। अब मेरे पास 6.6 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻11 और डिवाइडेड बाई 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 3.3 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 9.9 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर केजी। ये बच्चा हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन सोर्स की तरफ 6 kg की तरफ हो जाएगी। तो ये बच्चा हमारे पास इसकी डायरेक्शन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपके पास उसी डायरेक्शन में होती है जहां पर मास को रखा जाता है। तो बच्चे आपके पास 6 kg। अगर 2 मासेस आ जाएंगे तो कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएंगी, 2, और दोनों की अपनी अपनी डायरेक्शन होगी। तो ये दोनों आपके पास आपस में कैसे ऐड होगी, अकॉर्डिंग टू दी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बस वही चीजें चलेंगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, बोलो शाबाश। अगर किसी बच्चे का यूनिट नहीं समझ आया कैसे बनी, यूनिट कैसे बनी मैं बताया। यहाँ पर बच्चे आप देखो, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। क्या लिखा बच्चे मैंने, बताओ, फोर्स एक्सपीरियंस, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट, क्या लिखा मैंने, मास। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मास की क्या होती है, मास की क्या होती है, केजी। लग गया पता। तो आपके पास यहाँ पर न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट्स आ जाएंगी, क्योंकि फोर्स पर यूनिट मास है तो न्यूटन पर केजी आ जाएगी। नहीं लगा अभी भी पता बच्चे, सर आ गया सर, आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान है। बोलो सर, वो एक बार सर इसकी डेफिनेशन दोबारा समझा दो। बेटा, आप किसी, जैसे किसी मास की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर आपने क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। किसी मास की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या बोला जाता है कि आप यहाँ पर एक यूनिट मास रख दो 1 kg का, रख दिया। अब ये मास इस 1 kg के मास को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगी। तो जो 1 kg का मास फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है डिवाइडेड बाय 1 kg, मतलब कि जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो फोर्स आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, G इंटू 6 kg इंटू 1 kg डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ये फोर्स थी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जहां पर आपने फील्ड निकालनी है वहां पर आपने 1 kg के मास को सोचा और अब फोर्स निकल गई। अब जो फोर्स निकल गई इसको दोबारा किससे डिवाइड कर दिया आपने, बताओ शाबाश, 1 kg से। 1 kg। और आपके पास दूसरी तरफ क्या बच जाएगा, 6 kg डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट आपके पास मास आ जाएगा। बिल्कुल इतनी सी चीज है, एक आपको समझना पड़ेगा ना कि नई चीज है, एक नई टेक्निकल पॉइंट है, उसके ऊपर आपको काम करना आना चाहिए कि आपके पास एक नया टेक्निकल पॉइंट है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 6 kg और आपके पास यहाँ पर 1 kg आ गया। और आपको ये देखना है कि मास की वजह से उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या निकाल लिया,
एक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड लगती है। अगर वहां पर 1 kg मास को आप रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वहां 6 kg की क्या है बच्चे? फील्ड है। 6 kg की आपके पास फील्ड है, तो उस फील्ड की वजह से बच्चे हमारे पास फोर्स लगती है। तो फोर्स लगने की वजह हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का लगने की वजह बच्चे वहां पर फील्ड का जनरेशन होगा। मेरे को नहीं लगता कि आपको थोड़ी सी भी इसमें मुश्किल आती, क्योंकि इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। लेकिन सर अगर इस नजरिए से देखेंगे ऐसे तो फिर 6 kg का तो फिर थोड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू उसका। क्या बच्चे? सर जो 6 kg वाला मास है उसका तो सर, वरना अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर हम उसके परस्पेक्टिव से देखें तो उसका थोड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू 1 kg। थोड़ा होना चाहिए किस सेंस के अंदर? मतलब कि आपको अगर कोई पर्सन ये बोले कि आप 6 किलो टमाटर लेके आए और 1 किलो टमाटर लेके आए, और आप बोलो कि यार 6 किलो तो काफी हल्का था और 1 किलो काफी भारी था, तो किस सेंस से आप बोल रहे हो कि वो भारी था? अच्छा अच्छा, ओके सर, तो मेरे को समझ आ गया। ठीक है, तो 6 kg की वेटेज ज्यादा। और पॉइंट ये है बच्चा हमारे पास कि टीचर आपको 6 kg की फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोल रहा है किसी भी पॉइंट के ऊपर। ये जो आपकी डेफिनेशंस होती है सिर्फ लिखने के लिए होती है बच्चे, इनके ऊपर काम करने के लिए बच्चे आपको बार बार 1 kg का मास थोड़ी ना रखना है, आपको सिंपल वहां पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी आनी चाहिए। देखिए कैसे, मेरे पास यहाँ पर टीचर एक क्वेश्चन देता है। टीचर बच्चे मुझे बोलता है कि भैया मेरे पास ये 100 kg का मास है और मुझे यहाँ से 10 मीटर दूर इस पॉइंट के ऊपर, मान लो कि अब पॉइंट का नाम मैं बी कर देता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, निकाल कर बताओ क्या चीज आ जाएगी और डायरेक्शन क्या होगी, बताओ शाबाश। तो बड़ा सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी? जी। कौन सा मास है जो फील्ड क्रिएट कर रहा है? कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। क्या मुश्किल है? यहाँ पर जी 6.6 इंटू 10 की पावर -11 मास है बच्चे हमारे पास 100 kg का, और नीचे बच्चे आपके पास 10 का स्क्वायर। ये आपके पास कैंसिल होके कितनी फील्ड आ जाएगी? 6.6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन पर केजी। डायरेक्शन, तो बी पॉइंट के ऊपर जो फील्ड इसने क्रिएट की उसकी डायरेक्शन 100 kg की तरफ ही हो जाएगी। तो ये आई की डायरेक्शन आ गई। बस इतनी सी तो बात है बच्चे। सर मतलब अगर हमें जो इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी वो हमें सिर्फ उसकी मतलब जो मास होगा वो हमारे मतलब उस दूसरे वाले मास से छोटे की देगी ना फिर। क्या बच्चे? सर जो हमारे हमें जो इंटेंसिटी, सर मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है जिस मास की करनी है वो मास थोड़ा ही होगा ना सर, छोटा ही होगा ना एज कम्पेयर टू 100। बेटा यहाँ पर आपने किसकी फील्ड इंटेंसिटी निकाली है बताओ शाबाश? बी और बी। बेटा फिर आप गलत चल रहे हो, आप उस तरफ क्यों भाग रहे हो? दिस इज दी, बेटा फिर आप 100 kg को क्यों यूज कर रहे हो अगर आप बी पे निकाल रहे हो बच्चे? आप बताओ ना, मैंने यहाँ पर कहाँ पर लिखा है बच्चे, आप खुद ही बताओ ना। यहाँ पर बच्चे मैंने क्या लिखा है ये बता, ये फील्ड किसकी वजह से लिखी है बता शाबाश? ड्यू टू एम के जी एट पॉइंट। कौन सा एम के जी बच्चे? मैंने यहाँ पे टिक बड़ा वाला। किसके ऊपर मारा हुआ है बच्चे? शाबाश बता। यस सर। मैंने किसके ऊपर टिक लगाया कि कौन से एम एम के के जी, जी की वजह से? कैपिटल कैपिटल एम की की। वजह से कि स्मॉल एम की वजह से बच्चे? सर बड़े वाले एम, और किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं बच्चे हम? छोटे वाले एम पर। छोटे वाले एम पे नहीं, पी पॉइंट पर बच्चे। वो मास का कोई रोल नहीं रहता, वो मास नीचे आके डिवाइड होके खत्म हो जाता है बच्चे, उस ओके मास सर। का कोई रोल नहीं रहता। यहाँ पर मास का रोल आ रहा है कोई बच्चे आपके पास स्मॉल एम का? बताओ तो सही नो शाबाश। सर। नहीं आ रहा ना बच्चे, यहाँ पर आपके पास इसका कोई रोल नहीं आ रहा। फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, वो मास बच्चे वहां पर गायब हो जाता है। तो जीएम अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ पर आप कैपिटल एम की वजह से पी पॉइंट के ऊपर फील्ड निकाल रहे हो जो कि कैपिटल एम से आर डिस्टेंस दूरी पे है। तो फोर्स पर यूनिट मास जीएम अपॉन क्या आ गया बच्चे? आर स्क्वायर। इतनी सी तो बात है बच्चे हमारे पास। I इज इक्वल टू जी, कहीं पर भी मैं स्मॉल एम मास का बच्चे जिक्र ही नहीं कर रहा हूं इन द प्रेजेंस। अब ये देखना क्या लिखा है, इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ, क्या लिखा बच्चे मैंने बोलो? ऑफ बिगर मास। एट दैट पॉइंट। तो आप स्मॉलर मास को बार बार क्यों पिक्चर में लेके आ रहे हो बेटा? आप स्मॉलर मास को तो कहीं पे रखते भी नहीं हम, वो सिर्फ दिखाने के लिए, डेफिनेशन के लिए। दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी। मेरी बात को समझ पाया?
दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 100 kg एट पॉइंट बी। नहीं आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? एट द Yes, पॉइंट बी, यानी कि बी पॉइंट के ऊपर 100 kg की वजह से बच्चे हमारे पास यहाँ पर बी के ऊपर जो मास रखा गया जाता है वो इमेजिनरी होता है। वो आपके पास क्या होता है? इमेजिनरी। imaginary. वो इमेजिनरी है, वहां पर कोई मास एक्चुअल में होता नहीं। हम सोचते हैं कि अगर यहाँ पर कोई मास रखा जाता तो ये 100 kg का मास उसको अपनी तरफ क्या करता? अट्रैक्ट करता। Track. उससे फील्ड इंटेंसिटी निकलती है, उससे बच्चा हमारे पास यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी निकलती है। तो आपके पास यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा है कि 100 kg है, आपके पास 50 kg है, जो मर्जी है डिस्टेंस दे रखा होगा आप निकालते चले। सिंपल GM अपॉन आर स्क्वायर। अगर टीचर बोलता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का आर के साथ ग्राफ कैसा बनेगा, मान लो टीचर बोल देता है, तो बताओ ये ग्राफ आपके पास कैसा बन जाएगा? इसका ग्राफ हमारे पास यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बच्चे 1/r²। कुछ मुश्किल नहीं, बहुत बहुत आसान चीजें हैं यार। इतनी आसान चीजें हैं जिसको कोई भी बच्चा जो है बड़े आराम से क्या कर सकता है बच्चे? हैंडल कर सकता है। अगर यहाँ पर मेरे पास एक से ज्यादा चीजें हैं तो भी हम निकाल पाएंगे। अगर टीचर मान लिया जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टीचर मुझे ये पॉइंट दे देता है P, अब ध्यान से समझना, और ये मेरे पास एक मास आ गया m1 और ये मास मेरे पास m2, और इसका डिस्टेंस आपके पास P से कितने के बराबर आ गया? r1। ये m2 और P के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर आ गया आपके पास? r2। और इनके बीच का एंगल मेरे पास कितने के बराबर आ गया? थीटा के बराबर। और टीचर बोलता है हमारे पास इन दोनों मासेस की वजह से P पॉइंट के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगी, दोनों की वजह से। अब बताओ M1 यहाँ पर जो I1 क्रिएट करेगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? शौर्य तू बता। GM1 अपॉन R1 का स्क्वायर, Square. क्योंकि M1 और P पॉइंट के बीच में आपके पास R1 का डिस्टेंस है और इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ को हो जाएगी? M1 की तरफ। क्यों भाई M1 की तरफ? क्योंकि ये फील्ड को कौन क्रिएट कर रहा है? M1 क्रिएट कर रहा है। M1. और इसी तरीके से I2 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? GM2 अपॉन R2 का स्क्वायर। और हमारे पास इसकी आपके पास यहाँ पर डायरेक्शन किसके बराबर आ जाएगी? बताओ शाबाश, यहाँ पर आ जाएगी। और ये मेरे पास I2 है। हर मास अपनी अपनी डायरेक्शन के अंदर फील्ड क्रिएट करेगा उस पॉइंट पर, अपनी इंडिपेंडेंट है दूसरे से। और बताओ इन दोनों फील्ड इंटेंसिटीज के बीच का एंगल कितने के बराबर है? थीटा। तो आपके पास जो नेट इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर निकालोगे? शाबाश बता दो। जो आपकी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है अंडर रूट ऑफ I1 का स्क्वायर I1 प्लस square. ऑफ I2 का स्क्वायर Square. प्लस ऑफ 2I1 I2 cos of थीटा। Cos of बेटा theta. वेक्टर आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है, याद रखना। वेक्टर्स आपका पीछा बच्चे कभी भी नहीं छोड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, इस बात के ऊपर फोकस रखना। क्या I1 और I2 के बीच का एंगल थीटा है, तो इस हिसाब से वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसको रिवाइज कर लेना। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर बताना।